संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निवारण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे। उनको आके जवाब देना चाहिए और उन तीनों को भी साथ में लाना चाहिए, उमेश चंद्र मित्तल, दीपाली और गुणित अरोड़ा। वो बताएं कि ये एंट्री कहां से आई है। आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सोर्स क्या है। आज तक हमें शीश महल का सोर्स नहीं बताया उन्होंने कि 50-60 करोड़ रुपया कहां से आया। पीडब्ल्यूडी मना करती है, लेकिन लगातार पूछेंगे क्यों। ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा और ये बात हम बार बार पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इतनी कम आय केजरीवाल की और एक साधारण सा जो बैंक स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का, तो उसमें ये अचानक जो एंट्रीज हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। कौन सा ऐसा कारण है जो एकदम एक ही विषय में एंट्री शराब घोटाले के बाद आती है। जवाब देना पड़ेगा। बासुरी स्वराज जी, हाँ बोलिए, कोई बात नहीं कर लूँगा। When you're a constitutional post holder, then you need to hold yourself to a higher standard than any other individual who's a private individual. जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। आपको, खास करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं, आप डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, आपकी जवाबदेही जनता को बनती है। ऐसे में मैं मनीष सिसोदिया जी से, उन्होंने जो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल करा है उसमें जो लोन की एंट्रीज दिख रही हैं उस पर 3 सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, ये बहुत सस्पिशियस लगता है। इसमें मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो, ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं जिनसे आपने 1.5 करोड़ रुपया लिया है। रादर 1.5 करोड़ से ज्यादा ही है, इट्स 1.53 करोड़। मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये पैसा आपने उसी समय लिया था जब शराब नीति आप बना रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, और जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या ये लोन जेन्युइन है या ये भी केवल एंट्री घुमाने का एक माध्यम है। सिसोदिया जी, इन तीनों सवालों पर आपकी जवाबदेही बनती है। अरे नेशनलाइज बैंक्स या और भी बाकी फाइनेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इतनी योजनाएं हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन देते हैं, लेकिन फिर भी आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर होने के बावजूद अपने 3 मित्रों को या 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स से इतनी बड़ी रकम का लोन लेने की इच्छा प्रकट कर कर उसको इंप्लीमेंट करा। इस पे आपकी जनता से जवाबदेही बनती है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? तो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल खड़े किए हैं कि शराब नीति को लेकर के एक स्क्रीनिंग जो है वो करना चाहते थे, मीडिया को दिखाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने उसको रोक दिया। बीजेपी डर गई है उस स्क्रीनिंग को दिखाने के लिए, क्योंकि शराब नीति पर एक बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची थी पूरे मामले। देखिए, उस पूरे घोटाले में आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। उसकी टाइमिंग, कब वो नीति बनाई गई, और जितने एक्सपर्ट थे उन सब की राय ली गई, लेकिन किसी की राय इस्तेमाल नहीं की गई। और जो वो स्क्रीनिंग दिखाना चाहते हैं, वो स्क्रीनिंग मुझे नहीं पता क्या है स्क्रीनिंग की,
लेकिन जब जांच एजेंसी आपसे बात करती है, जांच एजेंसी आपको कागज दिखाती है, जांच एजेंसी आपके सामने चीजें रखती हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हैं, माननीय हाई कोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरे शराब नीति में घोटाला है, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी, अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए, क्योंकि जमानत उनको माननीय न्यायालय ने दी है और जांच अभी वहां चल रही है। उनका ये कहना है कि आपके कहने से दिल्ली पुलिस ने रोका है। नहीं, हमारे कहने से अगर रुकता होता तो भाई साहब जमानत ही नहीं होती। माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेजा, माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी, विषय अब न्यायालय के संज्ञान में है, उसमें हम और आप क्या करेंगे? कोई और एक अलग सवाल है, विषय करें, विषय इसी पे चुनाव पे सर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने 8 अपने परिवार वाले को दिया टिकट, कांग्रेस ने भी 7 लोगों को दिया, तो ये जो परंपरा है परिवारवाद से कहाँ तक जा रही है सर? या मुझे उनके परिवार वालों का तो इतना नहीं पता, लेकिन इतना जानकारी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं ऐसा कोई नहीं है जो एकदम कूद के आ गया हो। 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं हरीश खुराना का नाम लेता हूँ, हरीश खुराना लगातार 2013 से तो प्रवक्ता ही रहे हमारे, आज हम 2025 में हैं, उससे पहले जिले में काम करते रहे। तो अगर कोई कार्यकर्ता अपने दम पे खड़ा होकर चुनाव लड़ा तो हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। इस प्रेस वार्ता, आज की हमारी प्रेस वार्ता 2 चरणों में है। पहले चरण में हम सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे, दूसरे चरण में मनीष सिसोदिया जी की चिंता करेंगे। प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारी सांसद और प्रदेश की मंत्री बहन बांसुरी स्वराज जी संबोधित करेंगे। बांसुरी जी बोलेंगे पहले। मैं बोलूंगा ना, उसमें शुरू करता हूँ। और हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं पहले बहन बांसुरी स्वराज जी से अनुरोध करूंगा कि वह सरकारी कर्मचारियों के विषय में भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नववर्ष चढ़ते ही पूरे भारत के और खास करके दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा, एक बहुत ही बड़ी भेंट दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के मंजूरी दे दी है। इससे आप देखेंगे कि पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 2026 से लागू हो जाएंगी। इस अनूठे उपहार के लिए, इस दूरगामी, इस दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। धन्यवाद।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न करेंगे। हमने 2 दिन पहले कुछ प्रश्न केजरीवाल जी से किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आज हम मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उम्मीद करते हैं दोनों जवाब देंगे। मंच पर उपस्थित प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, विक्रम मित्तल जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों। जैसा अभी बांसुरी जी ने बताया, दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ इस 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भी हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी उस शराब नीति के बाद आता है। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रमेश चंद्र मित्तल है, लोन देते हैं बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 86 लाख रुपए, 86 lakhs। हम मित्तल साहब बताएंगे 86 लाख कहाँ से आया। ये वाले मित्तल नहीं है, वो दूसरे हैं, बदल गए। अच्छा बदल गया, तो शेखर अवस्थी आ गए कहानी।
ठीक है। एक मिस दीपाली है, नॉर्मल है 10 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहाँ उनका गणित गड़बड़ा जाता है अरोड़ा साहब का, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख 58 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको देता है कि जाइए, ये मैंने आपको लोन दिया है, कुछ शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। लोग कौन, और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है, और हम लिखेंगे भी जांच के लिए, जो जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री, जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है, जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर इतना ही था तो दिल्ली के इतने लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है, मनीष सिसोदिया आगे आते, सबको दिलवाते। योजनाओं का क्या हुआ? और सरकार इतनी योजनाएं देती है, इनकी अपनी योजनाएं थी, कौन से ब्लास्टर और कौन से पता नहीं कौन कौन से, कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अरे अपने बच्चे को भेज देते। और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं है उस शिक्षा के लिए, उसका लाभ ले लेते। बैंकों का लाभ, जिन बैंकों में अपने फिक्स डिपॉजिट 19 लाख 10 लाख 12 लाख करा रखे हैं, 14 लाख, उन बैंकों से लोन ले लेते। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ की एंट्री है, ये संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निराकरण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे, उनको आके जवाब देना चाहिए, और उन तीनों को भी साथ में लाना चाहिए, उमेश चंद्र मित्तल, दीपाली और गुणित अरोड़ा। वो बताएं कि ये एंट्री कहां से आई है। आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सोर्स क्या है। आज तक हमें शीश महल का सोर्स नहीं बताया उन्होंने कि 50-60 करोड़ रुपया कहां से आया, पीडब्ल्यूडी मना करती है, लेकिन लगातार पूछेंगे क्यों। ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है, और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और ये बात हम बार बार पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इतनी कम आय केजरीवाल की, और एक साधारण सा जो बैंक स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का, तो उसमें ये अचानक जो एंट्रीज हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जो एकदम एक ही विषय में एंट्री शराब घोटाले के बाद आती है। जवाब देना पड़ेगा। बासुरी स्वराज जी, हाँ बोलिए, कोई बात नहीं कर लूँगा। When you're a constitutional post holder, then you need to hold yourself to a higher standard than any other individual who's a private individual. जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। आपको, खास करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं, आप डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, आपकी जवाबदेही जनता को बनती है। ऐसे में मैं मनीष सिसोदिया जी से, उन्होंने जो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल करा है उसमें जो लोन की एंट्रीज दिख रही हैं उस पे 3 सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, ये बहुत सस्पिशियस लगता है। इसमें मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो, ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं जिनसे आपने 1.5 करोड़ रुपया लिया है? रादर 1.5 करोड़ से ज्यादा ही है, इट्स 1.53 करोड़।
मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये पैसा आपने उसी समय लिया था जब शराब नीति आप बना रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या ये लोन जेन्युइन है या ये भी केवल एंट्री घुमाने का एक माध्यम है। सिसोदिया जी, इन तीनों सवालों पर आपकी जवाबदेही बनती है। अरे नेशनलाइज बैंक्स या और भी बाकी फाइनेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इतनी योजनाएं हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन देते हैं, लेकिन फिर भी आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर होने के बावजूद अपने 3 मित्रों को या 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स से इतनी बड़ी रकम का लोन लेने की इच्छा प्रकट कर उसको इंप्लीमेंट करा। इस पे आपकी जनता से जवाबदेही बनती है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? तो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल खड़े किए हैं कि शराब नीति को लेकर के एक स्क्रीनिंग जो है वो करना चाहते थे, मीडिया को दिखाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने उसको रोक दिया। बीजेपी डर गई है उस स्क्रीनिंग को दिखाने के लिए, क्योंकि शराब नीति पर एक बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची थी पूरे मामले। देखिए, उस पूरे घोटाले में आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। उसकी टाइमिंग, कब वो नीति बनाई गई, और जितने एक्सपर्ट्स थे उन सबकी राय ली गई, लेकिन किसी की राय इस्तेमाल नहीं की गई। और जो वो स्क्रीनिंग दिखाना चाहते हैं, वो स्क्रीनिंग मुझे नहीं पता क्या है स्क्रीनिंग की, लेकिन जब जांच एजेंसी आपसे बात करती है, जांच एजेंसी आपको कागज दिखाती है, जांच एजेंसी आपके सामने चीजें रखती हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हैं, माननीय हाई कोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरे शराब नीति में घोटाला है, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी। अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए, क्योंकि जमानत उनको माननीय न्यायालय ने दी है और जांच अभी वहां चल रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि आपके कहने से दिल्ली पुलिस ने रोका है आपको। नहीं, हमारे कहने से अगर रुकता होता तो भाई साहब जमानत ही नहीं होती। माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेजा, माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी। विषय अब न्यायालय के संज्ञान में है, उसमें हम और आप क्या करेंगे? कोई और? एक अलग सवाल है, विषय पे चुनाव पे सर, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखा गया आम आदमी पार्टी ने 8 अपने परिवार वाले को दिया टिकट, कांग्रेस ने भी 7 लोगों को दिया। तो ये जो परंपरा है परिवारवाद से कहाँ तक जा रही है सर? या मुझे उनके परिवार वालों का तो इतना नहीं पता, लेकिन इतना जानकारी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई नहीं है जो एकदम कूद के आ गया हो। 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं हरीश खुराना का नाम लेता हूँ। हरीश खुराना लगातार 2013 से तो प्रवक्ता ही रहे हमारे, आज हम 2025 में हैं। उससे पहले जिले में काम करते रहे। तो अगर कोई कार्यकर्ता अपने दम पे खड़ा होकर चुनाव लड़ा तो हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नववर्ष चढ़ते ही पूरे भारत के और खास करके दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा, एक बहुत ही बड़ी भेंट दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के मंजूरी दे दी है। इससे आप देखेंगे कि पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और अगर हम केवल अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसके कारण 92% से बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में। इसके कारण जो महंगाई का भत्ता है यानी डीए में भी वृद्धि होगी,
जो होम के लिए अलाउंसेस होते हैं, यानी घर खरीदना आसान हो जाएगा, रेंट करना आसान हो जाएगा, और ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस 2026 से लागू हो जाएंगी। इस अनूठे उपहार के लिए, इस दूरगामी, इस दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न करेंगे। हमने 2 दिन पहले कुछ प्रश्न केजरीवाल जी से किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आज हम मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उम्मीद करते हैं दोनों जवाब देंगे। मंच पर उपस्थित प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, विक्रम मित्तल जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों, जैसा अभी बांसुरी जी ने बताया, दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ इस 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खां, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा, पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना। कोई तो सोर्स होगा, और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे, तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भी हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी उस शराब नीति के बाद आता है।
2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026